अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करासत। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तान के सियासी माहौल में दर्जा हरारत में इंतहाई हिद्दत आ चुकी है। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर जो है वो चंद घंटों के बाद कल सुबह कराची आमद है उनकी, तकरीबन 18 महीनों के बाद। पंजाब में PMLN ने दोबारा से मार्का लूट लिया और उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। PSP और MQM लंदन ये आमने सामने आ गए हैं यौम शोहदा के दिन पे, और ख़ास तौर पे PSP जो है पाक सरजमीन पार्टी, इसने पक्का किला के अंदर अपने झंडे गाड़ दिए और वहाँ पे इसकी बहुत खैर इसकी पसीराई हो रही है। वहाँ पे जो भी हमें इमेजेस आ रहे हैं वो तो PSP के कारकुनों के लिए बहुत ही अहम हैं। लेकिन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अभी सैयद मुस्तफ़ा कमाल, और मुझे दीगर मेहमान थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, जिसमें कमर ज़मान कायरा, मुजाहिद बरेलवी और समीर इब्राहिम साहब भी होंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है कि उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस जगह पे जहाँ पे एक्चुअली उनकी रैली हो रही है और हैदराबाद में, तो इसलिए कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। हमने उनको वहीं पे जाके यानी कोशिश की है। मुजाहिद बरेलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर, मुजाहिद बरेलवी साहब, सियासत के ऊपर तो बात करते हैं, बट वेरी क्विकली मुझे बताएं, जो रईसानी के साथ हुआ कि पैसे लेके उसको छोड़ दिया, यानी 40 अरब के करीब उसकी करप्शन हुई और 2.25 अरब 1.5 अरब रुपया लेके उसको छोड़ दिया, तो क्या आज हुकूमत ने, आज मुबशर लुकमान, मुजाहिद बरेलवी या कोई भी इस मुल्क में है, उसको ये बता दिया है कि तुम करप्शन करते रहो, तुम्हें सजा वजा कोई नहीं होनी, तुम उसका एक छोटा सा फीसद का हिस्सा देकर तुम लीगल कर लेना सारे पैसे को? मुबशर, अगर लाइटर वे में लिया जाए तो बल्कि मुझे वहाँ फ़ोन भी आया कि वो देखो हमारे एक बरेलवी ने, वो हज में बेचारे ने 12 करोड़ की सिर्फ शायद करप्शन की है, और जज ने कहा भी कि लो भाई 12 करोड़ वाला को तो 8 साल 12 साल सजा दे दी, उसे छोड़ नहीं रहे, और ये जो अरबों रुपए वाले को कर दिया गया है, तो वो बेचारे कह रहे हैं बरेलवी हमारे जो, देखिए कितना जुल्म हो रहा है। तो लाइटर वे में तो ये वाली बात है कि वो बेचारे काजमी है ना, वो क्या नाम है, जो बेचारे जो हज करप्शन में हुए, खैर एक तो हज में करप्शन होने लगा है, कुछ बचा ही नहीं, हामिद सईद काजमी, हामिद सईद काजमी साहब, तो बेचारे कह रहे हैं, वो मुझे खासतौर पर कह भी रहे थे कि देखिए बरेलवियों के साथ आप इस पर आवाज़ ही नहीं उठा रहे, आप कैसे साफ़ी हैं, बाकी देखे दीगर साफ़ी अपने अपने लोगों को कितनी आवाज़ उठाते हैं। देखते ज़रा, मैंने आपने अच्छा मौका मुझे दिया कि मैं कहूँ भाई काजमी साहब ने क्या कसूर किया, 12 करोड़ रुपये वो बेचारे कह रहे हैं मैं जमा कर दूंगा। भाई उनके लिए माशाल्लाह, आपको इल्म है कि हम लोग बड़ा चंदा वंदा देने में बड़े वो होते हैं, फरागदिल इस मामले में, तो काजमी साहब को भी छोड़ दें, बाकी लोगों को भी छोड़ दें, 8 करोड़ 12 करोड़। और यहाँ तो अभी आपने एक बड़े अंग्रेज़ी के अखबार में आया था मुबशर कि कोई हज़ारों नहीं लाखों के एतबार से पेंडिंग केसेस पड़े हुए, और अगर आप मौका मिले तो और हम दोनों चलें अगर कराची, कोई बेचारा 15,000 रुपये 20,000 रुपये, कोई बेचारे छोटे छोटे केसों में जो उनके पास पैसे नहीं हैं, वो शायद ईद बकरीद आती है तो कुछ लोग छुड़ा देते हैं, वो लोग पड़े हुए हैं। तो आप एक 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोगों के लोग तो पता नहीं, आज इस वक्त जो कोर्टों में, जो सेशन और हाई कोर्टों में जो केसेस हैं उनकी तादाद लाखों में है, वहाँ तो तवज्जो नहीं दी जा रही। और वो जो बड़े बड़े दहशतगर्द तकरीब कार जिनकी फांसियों के हुक्म हो चुके हैं, आराम से बैठे पिकनिक मना रहे हैं जनाब अपने जेलों में, उनके साथ नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ अदालतें देखिए, मैं सोच रहा था कि आज 24 घंटे में शायद हमारी जो आला अदालत है उसका नोटिस ले लेगी। ये जो सारा दिन आप दिखाते रहे कि हाथ नहीं मशीनें गर्म हो गई, इतने नोट थे। अव्वल तो एक बात बता दूँ मुझे, आप भी जानते होंगे ये पैसे उतने नहीं है जितने डिस्क्लोज किए हैं। मैंने तो सुना कि उस दिन बलूचिस्तान के हर आदमी की चांदी हो गई थी, जिसकी जी चाह रहा था कोर्टों में और जहाँ जहाँ भर भर के पैसे ले आ रहा था, वो शो ही गलत किए गए 77 करोड़ रुपए जिस दिन जो दिखाए गए हैं, ये जो रईसानी के और लांगों के, ये उससे 10, 20, 40 गुना ज़्यादा पैसे हैं जो उस दिन देखे गए। और मैंने कहा खूब लूट। तो इसका मतलब यह है कि हमारी नैब जो है वो फुल करप्शन का शिकार है। नैब करप्ट हो चुकी है, नैब ने नोट गलत गिने, नैब ने नोट गलत बताए, और अब नैब ने प्ली बार्गेन में छोड़ दिया। भाई अभी एक जज ने उसको नैब वाले से पूछा कि भाई आजकल क्या रेट चल रहा है आपका। खैर सॉरी टू से हमारे कोई जजेज हजरात जो आजकल, माफ़ कीजिएगा चंद को छोड़कर, उनसे भी पूछा जा सकता है कि आजकल अदालतों में क्या रेट चल रहा है। वो आज कोई कहता था ना, बड़ा मशहूर वाक़या किस्सा है, किसी ने कहा जी मुझे कोई अच्छा सा वकील बता दे, उसने कहा मैं अच्छा सा जज दे देता हूँ ना, आप वकील क्यों मांग रहे हैं।
तो ये लतीफा है जनाब अपना, लेकिन ये लतीफा है और इसको लतीफा ही रहने दें। ये सीरियस गुफ्तगू में इसका कोई शुमार नहीं हो सकता। जब ऑन रिकॉर्ड से लाइन मिल गई है हमारी, जब एक जज ऑन रिकॉर्ड नैब के एक अफसर को कहे कि आजकल तुम्हारा क्या रेट चल रहा है, वो कितना बेशर्म होगा अफसर जो खामोश बैठा रहा, वो उससे नहीं पूछ सकता था। अगर हम जैसे लोगों से बशीर जो बड़े अपने लोग हैं, हमें अगर कोई इस तरीके से कहेगा कोई जज, तो फिर हम उसको क्या जवाब देते? इसके मायने ये नैब के अफसरान ये रेट चल रहा है ना। पता नहीं, आप असल में आपने अभी खुद बताया आप माशाल्लाह बरेलवी भी हैं और आप मुजाहिद भी हैं, तो आपसे तो कोई तवक्को है, आप अपना दोनों साइड पे खेल सकते हैं। मैं जरा गरीब सा कमजोर सा इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं खेल सकता। लेकिन फैक्ट है कि आज करप्शन कानूनी हो गई इस मुल्क में, और चोर को अब सजा नहीं मिलेगी आइंदा से। बिल्कुल, इस केस के बाद तो साबित हो गया कि आप किसी को नहीं पकड़ सकते। तमाम जो है वो जो, बल्कि अभी अब तो ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा हाथ आ गया। ये कौन है जो आपकी पनामा लीक पे जिसमें आप बड़ा शोर मचा रहे हैं, और पता नहीं अब तो खैर वो शोर भी कम हो गया है, जिस तरीके से हमारे वो तहरीक वहरीक वाले भी मेरे ख्याल में उनकी समझ में आ गया है कि ये बड़ा कमज़ोर केस है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द भी वो हैं। और सॉरी टू से एक तो अफसोस ये होता है, मुबशर आप ज़्यादा इसको डिस्क्लोज करते रहें कि इस हम्माम में, जो मैं लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना नहीं चाहता, गैर आ जाता है, तमामी सियासी जमातों के तमामी छोटे बड़े, ठीक है इमरान खान को कहते हैं जी ज़ाती तौर पर नहीं होगा, इन लोगों ने एक दूसरे को प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, इदारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। वरना नैब क्या हिम्मत, मैंने कहा ना लाखों के हिसाब से बेचारे कैदी पड़े हुए, जेलें जितनी जेलों में कैदी हैं उससे 4 गुना मौजूद हैं। ये हमारी सिंध की जेलों का हाल है, मखाने पंजाब का भी हाल होगा। और छोटे छोटे बेचारे, छोटे छोटे केसेस, किसी ने कोई चोरी की होगी, किसी ने कुछ कर लिया होगा, किसी के बाद कुछ निकाल दिया होगा। मुझे पता है जी, अपना मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी, और पिछले साल तकरीबन हमने 525 कैदियों को पंजाब में रिहाई दिलवाई थी, और 10,000 तक तो पता नहीं चंद एक थे, उनकी उससे भी कम रकमें थी उनकी करप्शन की, उनके ऊपर जो लगे हुए थे। आप इससे आप इस पूरी नई नस्ल को क्या बताएंगे, क्या सबक दे रहे हैं ये जो आज जो रईसानी का वाकया हुआ है? अब आप मुझे ये बताएं कि मैं आईटीओ को क्या बताऊंगा, क्योंकि अब टैक्स जमा करने हैं ना, तो मैं तो बड़ा क्लियर, मुझे पता चल गया है कि मैं एक लेटर अपने एक दोस्त का लंदन से दिखाऊंगा, जनाब सलमान अहमद साहब के एक अमीर आदमी है, कि मैंने इतने लाख जो है, इतने रुपए मैंने मुबशर लुकमान को गिफ्ट के तौर पे दिए हैं, वो सलमान महमूद साहब की तरफ से मैं कह दूंगा, इसके ऊपर मेरे से टैक्स नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पैनमा पे भी आ गया ना जी। आप उसके ऊपर तो मनी ट्रेल भी नहीं आप पूछ सकते। तो ना मुझे किसी को बताना है मनी ट्रेल का, ना मुझे, ये तो सुप्रीम कोर्ट में बात हो गई, किस इनकम टैक्स ऑफिसर की हिम्मत है कि मजीद सवाल कर सके। अब तो ऑनरेबल कोर्ट ने मान लिया इसको। और मुबशिर आपको भी पता है कि ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन वाले इदारे हैं, ये कितने महीने से इन दोनों को रखे हुए थे। और माशाल्लाह मैंने सुना है बड़ी, क्योंकि वजीर साहब जो बड़े हमारे मेरे मीर हासिल खां बिदन जो हमारे दोस्त होते थे, उनकी पार्टी के शायद मौजूद हैं, बड़ा मुजाहरा हुआ, जलसा हुआ उनके लिए तुरबत और मकरान में कि ये लांगों को कैसे आपने पकड़ लिया, बलोच मजलूम बलोच को। और वो रईसानी भी मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सरबराह हैं पाक सरजमीन पार्टी के। मुस्तफ़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे? मैं ठीक हूँ। मुझे पता है आपको हमने रैली के बीच में आपको पकड़ा है, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत चल रही है, और आपके मुझे इत्तला मिली है कि कारकुनों का तो एक हजूम अब वहाँ पे समुंदर है वहाँ पे। अब हो ये रहा है कि यौम शुहदा के मौके पे MQM लंदन और पाक सरजमीन आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो मुस्ता साहब, इसको किस तरह आप देख रहे हैं सिचुएशन को? देखेंगे सब, ये गॉन्स आर द डेज जब ये सारी सिचुएशन किसी हक और सच की बात को रोक सकती थी। मुबशिर भाई, टाइम खत्म हो गया। अल्लाह ताला जो है वो जब देख लेता है कि तमाम अमाल पे कोई तौबा करने वाला नहीं है, तो ये तारीफ रही है कि पिछले लोगों को नए लोगों से बदलता है। और अल्लाह ताला ने हमारा इम्तिहान लेना था, ले लिया, और लोगों के दिलों में हमारी बात डाल दी है। मुबशिर भाई, जिस गली में जा रहे हैं, जिस मोहल्ले में जा रहे हैं, पूरा शहर बाहर है, कोई बरादरी नहीं बची है, कोई बाजार नहीं बचा है, कोई इमाम बारगाह, मस्जिद, हर जगह पे अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने, अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को फेर दिया है। लोग हमारी बात समझ रहे हैं, हमारी बात से लब्बैक कह रहे हैं। और आप कल इसका मुजाहरा देख लीजिएगा कि कल क्या नजर आता है। नहीं, मुझे तो ये पता चल रहा है, जो मैंने अभी तक तस्वीर देखी है आपकी वहाँ पे, ये तो कभी MQM ने इतना बड़ा वहाँ पे नहीं इज्तिमा किया था जितने आप कर रहे हैं अपने मेन इज्तिमा से पहले।
हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। कभी इतना जुबिलेंट माहौल, दिल से लोग निकलकर खुद से जो है वो इस तरह से शरीक नहीं हुए हैं। आप देखिएगा ये एक टर्निंग पॉइंट है सारी जद्दोजहद का, और बहुत ही अहम हम उस पर कल फैसले करने जा रहे हैं। लोगों की अदालत लगेगी और इंशाअल्लाह ताला लोग आए, और आपके जरिए भी मैं कह रहा हूं कि जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, बिल्कुल लोगों ने जो है वो निकल कर आना है, और आइंदा जो तारीख लिखी जा रही है इंशाअल्लाह ताला उसमें अपना नाम लिखवाना है। पक्का किला के लोग जो है मुस्तफा साहब, उनके दामन जो है खून से भरे हुए हैं। उन्होंने बेइंतहा लाशें उठा ली और वहाँ पे गलियों में घुटने घुटने खून हो गया था। एक दिन आपको याद होगा जब इतना बड़ा सानिया हुआ था, उसके बावजूद वहाँ के लोग जब इतने पुरअमन तरीके से अपना हक दिखाने आए या मांगने आए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे वाइब्रेंट कम्युनिटी होगी वो तो पॉलिटिकली। बिल्कुल ऐसा ही है कि सबसे अच्छी बात यह है कि ये नॉन वायलेंट ये पार्टी है। कहीं पे किसी के पास बंदूक नहीं है, कहीं पे किसी के पास गोली नहीं है। लोग जो है इस तमाम जबर, जुल्म और ज्यादती जो उनके बिल्कुल दरवाजों पे है, उनके घर के अंदर है, उनके सर के ऊपर है, उनके बिल्कुल ये एनवायरमेंट है, उस तमाम चीजों को लोगों ने उस स्टेटस को चैलेंज कर दिया है, उसको जो है वो चेंज कर दिया है, और लोग उस जुल्म और जबर की उस जंजीर से निकलकर वो लोग बाहर आ रहे हैं। और उनका जो जुबिलेंट किस्म का जो एक उसका जेस्चर है, जितना उनकी अपनाइयत है, वो अपनी मिसाल आप है वो देखने से काबिल लगती है मुबशिर भाई। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है, मैं बहुत ही हम्बली कह रहा हूँ ये वाली बात, बगैर किसी इसमें किसी गुरूर और घमंड में नहीं, अल्लाह ताला ने फेर दिया है सारे मामलात। और आप देखिएगा कि कल आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो सिंध की तारीख का, हैदराबाद की तारीख का बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। नहीं, मैंने अभी देखे हैं आपके कल और परसों और उससे एक दिन पहले के जो वहाँ पे इज्तिमात हैं, जितनी बड़ी तादाद खवातीन की और बच्चों की आ रही है वहाँ पे, मैं तो हैरान हो गया हूँ। क्या ये लोग वाकई पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं इतने? ये इंडिजिनस किस्म के सारे ये सपोर्टर्स हैं, जो लोग खुद से निकलकर फैमिलीज आ रही हैं। मुबशिर भाई, हम किसी एक को भी लेकर नहीं आए, ना किसी के लिए गाड़ी दी है। ये सब लोग मजमा लगा हुए लोग आ जाते हैं हमारे पास, ये पंडाल है, इसकी तैयारी हो रही है, जाना नहीं चाहते। हजारों लोग हर वक्त मौजूद है इस जगह में, इस पंडाल में। फैमिलीज आ रही हैं, जा रही हैं। हम शहर में घूम रहे हैं, हर आदमी खाने पे बुला रहा है, हर आदमी घर पे बुला रहा है, हर आदमी हर बरादरी हर सोसाइटी के हर वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग चाहते हैं कि वो उनके साथ आकर बैठे। पिछले 20 दिनों से अनीस भाई यहाँ पर है, मैं तकरीबन 2 हफ्ते से हूँ यहाँ पे। तो ये एक बड़ा एक डिसाइसिव किस्म की एक पैराडाइम शिफ्ट है। आप देखिएगा कि ये बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज होगा इंशाअल्लाह ताला आपको। अच्छा, कल ही साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी कराची आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी भी अपने आप को सिंध के अंदर बिलखसूस कराची में मोबिलाइज करना शुरू हो गई है? देखिए, मैं अब ये इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ, और मैं हमेशा अब ये कहता हूँ, मेरा ये ईमान है कि अब सिंध या पाकिस्तान कहीं पे भी मुबशिर भाई नारों पे सियासत नहीं चलेगी, ना लोग सुनेंगे। काम करना पड़ेगा, चाहे वो आप कराची की बात करें, हैदराबाद की बात करें, लाड़काना की बात करें, लाहौर की बात करें, पिशावर की बात करें, कोयटा की बात करें। मुबशिर भाई, काम करना पड़ेगा, और पीएसपी काम कराने पर मजबूर करेगी। अगर जो काम नहीं करेगा, अभी रिटोरिक्स पे, नारों पे, स्लोगन्स पे वोट लेना, हुकूमतें बनाना नहीं चलेगा, दौर खत्म हो गया। तो जिसको भी शौक है कि वो आइंदा हुकूमत बनानी है, उसने आइंदा तो लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी। वो लोगों की अगर खिदमत करेंगे, लोगों के काम करेंगे, उनको आने से, उनको वोट लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो समझते हैं, कोई भी समझता है, कोई भी पार्टी ये समझती है कि वो सिर्फ नारे लगाएगी, लोगों के साथ लफाजियां करेगी, स्लोगन देगी और लोग वोट डालेंगे, अब नहीं होगा ऐसा। तो मुश्ताक रईसानी को आज कैसे छोड़ दिया नैब ने पैसे लेके? यानी करप्शन हुई 40 अरब की, और थोड़े से औने पौने पैसे लेके 1.5 पौने 2 अरब लेके उनको छोड़ दिया। तो इस मुल्क में तो अब चोरों को और डाकुओं को बाइज्जत छोड़ा जा रहा है। मुबशिर भाई, इसका जवाब मैं आपको, मुझे आज तक की मोहलत दीजिएगा। मैं कल, मेरे पास पूरा एजेंडा है, मुझे आज तक की मोहलत दीजिएगा। कल आप देखिए, सब चीजें हमारे जो है वो हमारी स्पीच में है, मेरी स्पीच में है, और आप मैम इसके ऊपर पूरा एक प्लान देने वाले हैं। आप देखिएगा, मुझे कल तक की मोहलत दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल कोई बड़ी विकेट गिरने वाली है एमक्यूएम की? मुबशिर भाई, कोई विकेट रही नहीं है। बड़ी तो दूर की बात है, कोई विकेट ही नहीं है, कोई विकेट ही नहीं रही। हम नहीं मानते हम इसको। अवाम है सबसे बड़ी विकेट, जिसको आप बड़ी, लोग हैं, कारकुनान हैं,
सारी तंजीमें, सारी पार्टीज लोगों से, कारकुनान से चलती हैं। नहीं, हमारा ये कौन सी बड़ी विकेट, हमें ख्याल भी नहीं आता, यकीन करें, हमें कंसंट्रेशन ही नहीं है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। नहीं भाई, लोग हैं मुबशिर भाई, ये खवातीन, ये बच्चे, ये मर्द, ये बुजुर्ग, ये जवान, ये लोग हैं, बड़ी विकेटें सारी। मुसा कमाल साहब, हमारे पास ये इत्तला है कि आपका और फारूक सत्तार साहब का खुफिया राब्ता है और आप दोनों राब्ते में एक दूसरे से, क्या इस बात में कोई सदाकत है? मुबशिर भाई, खुफिया राब्ते की क्या जरूरत है? मैं तो आपके प्रोग्राम में टीवी पे बैठ के कह चुका हूं कि भाई नहीं, लेकिन आप लोग की बातचीत हो चुकी है। नहीं, ऐसी कोई खुफिया बात आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कुछ सीक्रेट रखा हुआ है इस बात को अभी तक? अगर अल्लाह ताला नहीं बचाना चाहे तो मुस्तफा कमाल कौन होता है जो बचाने वाला? जो वो अगर किसी कहीं रुसवाई मुकद्दर लिख दी गई है तो मैं कौन होता हूं बचाने वाला? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये भी आप कल अनाउंस करेंगे जो बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से जो भी वाकया और जो मुजरिमान पकड़े गए हैं और इकबाल जुर्म उनका है, उसके ऊपर भी आप कल रोशनी डालेंगे अपने जलसे में? नहीं मुबशिर भाई, जलसे का तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जो इसके बाद जरूर जब भी हम जो है बात करेंगे, चूंकि हम मसरूफ थे, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और मैं आपसे बात करूंगा इसके ऊपर, बिल्कुल मीडिया से बात करूंगा, उसके बाद बात करूंगा। राइट। मुसा कमाल साहब, कल के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अवाम को, बिलखसूस हैदराबाद की अवाम को? तमाम हैदराबाद के सुनने वालों को, देखने वालों को मैं कहता हूं कि सारे काम छोड़कर, उन्होंने ऑलरेडी प्लान बना रखा है, देर ना कीजिए। जगह ऐसा ना हो कि आप लोग, इसलिए कि पिंडाल से बाहर ही होना है सब कुछ, बहुत सारे लोगों ने, तो जो है वो पहले आइए ताकि जो है वो अपनी जगह, अपनी मुनासिब जगह पाएं और कल के इस दिन को मिस नहीं करना है आप लोगों ने। अपने बच्चों के, आइंदा आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आज के दिन के लिए और आइंदा आने वाले कल के लिए आपको कल ये दिन निकालना है। मुसा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। उम्मीद है अल्लाह करे कि पक्का किला के जितने यानी शुहदा हैं उनको कभी न कभी इंसाफ मिले और हकीकी मुजरिम जो हैं उनके वो कानून की गिरफ्त में आए। बरेली साहब, बात यह है कि हिद्दत तो आ गई है और बिलखसूस सिंध की पॉलिटिक्स में आ गई है। कल साबिक सदर के रिटर्न को आप किस तरह देख रहे हैं? यकीनन जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त प्राइम टाइम में, आप मेरे प्रोग्राम में आए, आपने भी डिस्कस किया, एक यकीनन सियासत में एक भूचाल आया है। और आपने एक देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर पर जो एक प्रोग्राम किया कि जरदारी साहब आके पीपल्स पार्टी की बागडोर संभालने, तो वो ये समझते हैं कि नौजवान बिलावल ने पीपल्स पार्टी को वहाँ खड़ा कर दिया है जहाँ नवाज शरीफ साहब के लिए परेशानी हो गई है। एक तरह से वो तहरीक इंसाफ की गोलाबारी जारी थी, तो वो चाहते हैं अब ये देखना है कि अगर जरदारी साहब ने उस पिच पर, उस विकेट पर नहीं खेला, जो बहरहाल उनका बेटा है, उनका बरखुरदार है, और मैं तो ये समझता हूँ कि जरदारी साहब ही से इंस्पिरेशन लेकर, बल्कि उनकी हिदायती पर ये कर रहा होगा। लेकिन बहुत सारी नज़रें कल जरदारी साहब की उस स्पीच पर होंगी जो वो कल करेंगे। क्या वो वही स्टैंड लेंगे जो इस वक्त मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो की क़यादत संभालने और सामने आने के बाद है, कि जो नारा लगाता है मोदी का यार है और फला, और जो कुछ आपको रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं। तो कल की जो जरदारी साहब की आमद के बाद जो स्पीच होगी, वो हम जैसे बड़े सियासत और सहाफ़त के और मीडिया के तालिब इल्म में यकीनन ये जान जाएंगे कि जरदारी साहब आने वाले दिनों में क्या रोल अदा करेंगे इस हुकूमत को बचाने या इस हुकूमत को गिराने। राइट। बरेलवी साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक के बाद आएंगे तो मुजाहिद बरेलवी, कमर ज़मान कायरा और समी इब्राहिम भी हमारे साथ होंगे, बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जनाब आसिफ अली जरदारी साबिक सदर जो हैं कल कराची पहुंच रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ लीडर जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ने, समी इब्राहिम साहब ने, बरेलवी साहब हमारे पास पहले से मौजूद हैं। और एक सवाल मैं करूंगा, उसके बाद समी साहब आप और बरेलवी साहब दोनों खुद से कायरा साहब से सवालात कर सकते हैं। कायरा साहब, बड़े मैं ऑन एयर कह सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पाकिस्तान की तारीख में जितने लोगों को मैंने देखा है, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जितने आपने टाइम गुजारा मैंने नहीं देखा। और सच्ची बात है कि जब से आप क़यादत में आए हैं पीपल्स पार्टी के अंदर हमें दिलचस्पी पैदा हो गई है, तो मुबारक हो आपको। पहले तो बहुत शुक्रिया ब्रदर, मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका। और बशीर लुकमान साहब, आप बड़ी ताकतवर आवाज हैं और आपके साथ बड़े दो नामवर और जय्यद किस्म के साथ मौजूद है।
कायरा साहब ये बताएं कि कल जो जरदारी साहब आ रहे हैं, इनकी आमद को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मुबशर साहब, दो तीन बातें हैं इस वक्त मार्केट में। एक तो खबर ये चलाई जाती है या इस पे बहस हो रही है कि जी जरदारी साहब अब आ रहे हैं इसलिए कि अब उनके लिए हालात बेहतर हो गए, और शायद कुछ लोग नाराज थे जिनसे उनकी तकरीर से, लिहाजा अब वो चले गए हैं जो इशारा जी से। हेलो जी 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 बोलिएगा। तो जो जनरल रहील शरीफ साहब की तरफ इशारा किया जाता है, तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बीच में कोई क्रॉस टॉक हो रही है, बट कायरा साहब आप प्लीज कंटिन्यू करिए। मुजाहिद साहब बात कर रहे हैं और वो कुछ समझ नहीं आ रही उनको। जी अच्छा, नहीं कोई क्रॉस टॉक होती है। देखिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जनरल रहील शरीफ साहब का कहा जा रहा था कि वो शायद नाराज हो गए किसी तकरीर से जरदारी साहब की, और इसलिए अब जरदारी साहब, जनरल रहील शरीफ जो है वो रिटायर हो गए, जरदारी साहब वापस आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मुबशर साहब, इसलिए कि अगर जरदारी साहब की किसी बात से इदारा नाराज हुआ कि जी ये हमारे खिलाफ कोई बात की गई है, कोई तज़ीक अमेज है, कोई गलत बात है, तो फिर किसी एक अफसर का, किसी एक कमांडर इन चीफ का इशू नहीं है। फिर जो भी कमांडर इन चीफ आएगा उस बात को उसी तरह ऑन करेगा, क्योंकि इदारे की इज्जत तो सबकी इज्जत है, किसी एक शख्स का तो सवाल नहीं है। और आज जो आर्मी चीफ बैठे हैं, अगर इस बात को मान लिया जाए कि जनरल रहील शरीफ के दौर में जरदारी साहब नहीं आए क्योंकि वो नाराज थे, तो हम ये भी साथ ही कह रहे होंगे मतलब है कि आर्मी चीफ को इस बात से कोई गिला, कोई एतराज नहीं है, जो मुनासिब नहीं। लिहाजा ये बात कंस्ट्रक्शन में ये बात आती है कि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जरदारी साहब सियासत के अंदर अपने अपनी टाइमिंग होती है, कौन किस वक्त क्या अपना चाल चलता है, क्या स्टेप लेता है, ये तो सियासत का अपना एक वतीरा और अपना एक सबक है। जरदारी साहब ने जब मुनासिब समझा वो वापस आ रहे हैं। इस पे समी इब्राहिम साहब ने आज एक बड़ी खौफनाक थ्योरी दी है, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर। समी साहब कुछ जरा बताइएगा। अच्छा, कायरा साहब भी हैं, आपने जैसे कहा कि जबरदस्त वो पॉलिटिशियन है और पीपल्स पार्टी पंजाब में मैं बड़ा फैन हूं इनका। वो एक अच्छा, ये एक ताजा हवा का झोंका, शुक्र है, यानी पीपल्स पार्टी ने कोई डिसीजन भी ढंग का लिया, ऐसा अवामी आदमी, और चंद साहब भी बहुत काबिलियत। अच्छा, अभी जो नवाज शरीफ साहब ने जो बोस्निया से बयान दिया है ना कि जरदारी साहब उनका आना अच्छी बात है और हमने बड़ी इज्जत से उन्हें रुखसत किया था और वो पार्टी मामलात को संभालेंगे, यहाँ इस्लामाबाद में एक परसेप्शन है कि ये बयान उन्होंने इसलिए दिया है कि वो खाइफ हैं कि कहीं इमरान खान और आसिफ अली जरदारी की आपस में मुलाकात ना हो जाए। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का पनामा लीक के मामले पर जिस तरह उन्होंने पहले एक बिल पर साइन किए, अब जो आगे एहतजाज की बात है वो कहीं इकट्ठे ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ तक जो जर्नैल के साथ जो बात की जा रही है कि वो जरदारी साहब इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि अब राहिल शरीफ साहब नहीं है तो वो आ रहे हैं, वो अपनी जगह हो सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकली मार्च में सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त आ रहे हैं वो बेसिकली जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है उसको वो समझते हैं कि अगर इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं पॉलिटिकली उनको इकट्ठा नहीं किया तो नवाज शरीफ साहब इन सबको इनकी वाट लगा देंगे। अच्छा, एक और बात आखिरी कह दूं, जो 2014, 2015, 16 में जो पीपल्स पार्टी पीटीआई से ज़रा उनके एहतजाज से अलहदा रही है, उसकी एक मुमकिन वजह यह भी हो सकती है कि नून लीग ने यह तासुर दे दिया था कि इनके पीछे फौज है, लेकिन अब अगर इमरान खान कोई तहरीक चलाते हैं या पीपल्स पार्टी कोई तहरीक चलाती है तो ये आर्मी चीफ भी नवाज शरीफ साहब का अपना है, सारी फौज की जो तैनाती है वो भी रिसेंटली हुई है, ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता। इसलिए जरदारी साहब पॉलिटिकल अलायंस, पॉलिटिकल मूवमेंट जो है उसके लिए वो संजीदा होंगे। जी देखिए, एक बात सभी साहब की ये बात मोतबर समझते हुए ये बात इस तरह है नहीं, लेकिन ये करीने कयास लगती है। इससे पहले भी खान साहब ने जो स्टेप लिए उस वक्त वो बहुत ज्यादा जज्बाती फिजा में थे और वो एक ही सांस में सबको बुरा कहे जा रहे थे। हमने बार बार, वैसे तो हमने इलेक्शन धांधली के अंदर भी जो उनका मौकफ था वो हमारा मौकफ भी वही था, लिहाजा उस पर भी हम एक तरह इकट्ठे थे, लेकिन उन्होंने जो एहतजाज का रंग पकड़ा वो हमने उस वक्त भी उनको समझाया था कि आपका एहतजाज का तरीकाकार दुरुस्त नहीं, मुतालबा दुरुस्त है। लेकिन जब कमीशन बन गया, कमीशन में जब जो मुकदमा लेके गए उस वक्त भी आपको याद होगा कि हमने कहा था, चौधरी एतजाज हसन साहब ने, मैंने, हम सब ने जाके उनको कहा, उनके वकील मरहूम पीरजादा साहब को भी कहा, खान साहब को भी कहा, जहांगीर तरीन साहब को भी कहा, बाकी दोस्तों को भी, कि आप जो मुकदमा लेके जा रहे हैं इस मुकदमे में इस तरह कुछ नहीं निकलेगा
जो हमारा केस है कि हल्के खोलें, बैग खोलें और धांधली के जो कोई सबूत हैं वो हमारे पास तो नहीं, वो तो उन बैग्स के अंदर बंद हैं, लेकिन वो नहीं माने। इसी तरह उनका जो मौजूदा इशू है इसके ऊपर भी हमने कहा था कि खान साहब आप हमारे साथ चले। हमने सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया, हमने TOR बनाए, हमने कमेटी में मीटिंग की, हमने बिल बनाया, लेकिन खान साहब अलग हो गए। अब भी अगर खान साहब का सबक अगर वो माजी से कुछ सीखते हैं, PTI अपने आप को अपनी माजी के फैसलों को देखती है, तो पीपल्स पार्टी तो कभी भी इस बात से इनकारी नहीं। हमने तो हमेशा हुक्मरानों के खिलाफ अपने तजर्बे की बुनियाद पे अपोजिशनों को इकट्ठा किया है, बल्कि बहुत जो दुश्मन थे हमने तो उनको भी साथ मिला के ज़ियाउल हक के खिलाफ तहरीक चलाई थी। ये बात बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हम असम्बलियों के अंदर या असम्बलियों के बाहर एहतजाज की सूरत में इकट्ठे हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात न मानी तो फिर जो दिलावर साहब ने तहरीक की कॉल दी है उसमें पीपल्स पार्टी बाकी जमातों को जरूर टच करेगी अगर वो आना चाहें। अभी तक तो सारी जमातें हमारे बिल की सिग्नेटरी हैं, लिहाजा हम अपने बिल को सेनेट से पास कराने के बाद कौमी असम्बली में लेके जाएंगे। लेकिन कल अगर एहतजाज में जाना है तो बिल्कुल हम देखेंगे, हम पीपल्स पार्टी बाकी जमातों से राब्ते कर सकती है कि वो हमारे साथ चले, हम एक मुत्तफिका प्लेटफॉर्म बना लें एहतजाज के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है। कायरा साहब, बात यह है कि आप माशाल्लाह बिल्कुल सच बोलते हैं, मुझे इस पर कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन आप स्पिन डॉक्टर बहुत बड़े हैं और आप जिस तरह फ्लिक कर देते हैं ना, वो भी आपका ही कमाल है। लेकिन आप एक सवाल ज़रा खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सच बताइएगा मुझे कि जिस तरह से हमने अदालतों में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को या राजा परवेज़ अशरफ साहब को या इवन मखदूम शहाबुद्दीन साहब को हमने खड़े देखा, हाथ बांध कर, रोज़ाना असम्बलियों के अंदर भी देखा, क्या आज अगर पैनमा में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का नाम होता, चाहे वो वज़ीर आज़म होते या सदर होते, और बिलावल, बख्तावर और आसफा हमारे बच्चे हैं, सारों के बच्चे हैं, वो अगर उनके नाम होते तो क्या इन लोगों की एजेस के ऊपर कोई बात हो रही होती कि सिर्फ आप लोग अपना छुपे होते और डिफेंसिव होते कहीं ना कहीं? मुबश्शिर साहब, मैंने तो इस पे बहुत दफा कहा कि छुपे होते क्या, हम अब तक पता नहीं फांसियां लग चुके होते, हमें तो अब तक सजाएं मिल चुकी होती, हमें हमारे तो गुनाह पता नहीं देखे जाते या ना देखे जाते। आप गौर कीजिए ना, इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट है और वो हमें किस तरह सजाएं दे रही है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा मुकदमा, इतने बड़े सबूत, इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन, और सारी अपोजिशन एहतजाज कर रही है और सुनने को तैयार कोई नहीं। इसी तरह अगर डान लीक्स जो निकली थी, जो उस पर बड़ा एहतजाज हुआ, परवेज रशीद साहब को अलहदा किया गया, अगर पीपल्स पार्टी के दौर में होती तो हमें तो फांसी लगा दिया गया होता, हमें तो हमारे तो टुकड़े हो गए होते। पीपल्स पार्टी तो शूद्रों की जमात है ना, ये तो ब्राह्मण है, इनके खिलाफ तो पता नहीं जी, एक दफा जिंदगी में एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने गलती से नून लीग के वजीर आजम को तलब कर लिया और उसके बाद फिर ईंट से ईंट बज गई थी और भरी अदालत में जजों को अपनी सीटें छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था, तब भी कुछ नहीं हुआ था। कायरा साहब, एक बात मैं बरमला कहूँगा और जितने मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं ना, मेरा यानी मैं सबको चाहूँगा कि मुझे एजुकेट करें अगर मैं गलत हूँ। पिछले 5 साल में, यानी जब जरदारी साहब सदर रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर डायरेक्ट तहकीक की जाए तो कोई इदारा नहीं है जहाँ से पता चले कि उन्होंने 1 रुपए की भी करप्शन की है। अगर की है तो वल्लाह वल आलम, फिर हम यानी जिस तरह अभी इल्ज़ामात हैं और नज़र आते हैं, चाहे PIA हो, चाहे नैब, चाहे कोई इदारा आप ले लें, उसके अंदर रेलवेज़ के अंदर ले लें, कहीं पे ले लें करप्शन के, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की जितनी इंफॉर्मेशन वाली क़यादत है वो जरदारी साहब को नॉन करप्ट साबित करने पे नाकाम रही है और एक आम तासुर उनकी करप्शन के ऊपर ही जाता है। इसमें पार्टी जिम्मेदार है कि आपकी ऑपोजिशन ज़्यादा स्ट्रांग है? देखिए मुबश्शिर साहब, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर 2 केसेस ऐसे बने जिसको इतना हैमर किया गया कि आज मैं जो बात अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बात जब भी मैं बयान करता हूँ लोग मान लेते हैं लेकिन 15 मिनट बाद भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम है कि हमने मुल्क बर्बाद कर दिया, लूट दिया, बर्बाद हो गया मुल्क, वो है पनामा, वो है हमारा रेंटल पावर। कि रेंटल पावर के जरिए हमने अरबों खरबों डॉलर इस मुल्क के खा दिए, तबाह कर दिए। हैरान कौन बात है कि कोई बंदा ये बात मानने और सुनने को तैयार नहीं कि 2013 के एंड में, नवंबर अक्टूबर में
सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब की क़यादत में एक फैसला दिया कि रेंटल पार्क के वो केसेस जो परवेज मुशर्रफ के दौर में साइन हुए या हमारे दौर में साइन हुए, वो सारे मनसूख कर दिए गए। जो से एडवांस उन कंपनीज को दिए गए थे, वो पैसे बमाए 14% सालाना सूद के वापस खजाने में जमा हो गए। और एक कंपनी कार के, जो टर्किश कंपनी है जिसका केस आलमी अदालत में है, उसके पैसे जमा नहीं हुए, बाकी सारे जमा हो गए। तो फिर हमने कौन सा पैसा खाया, किस तरह खाया, और उसका कोई चर्चा नहीं, किसी कंपनी का क्लेम नहीं कि जनाब आप हमसे इतने पैसे मांग रहे हैं, हमने तो कमर जमान को, हमने तो ABCD को इसमें से 10% 20% पैसा दिया था। इन सारी रकम बमाए 14% सूद वापस जमा हो गई। दूसरा केस हमारे खिलाफ एक LNG का केस बना था, आपको याद होगा। उसमें भी इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़ा शोर किया, बड़ा रोला हुआ, मीडिया में बड़ा चर्चा हुआ, अजब करप्शन की गजब कहानियां बड़े चली कि जी $2 अरब खा गए। ओ भाई, ना कोई मुआहदा हुआ, ना कोई टर्मिनल बना, ना कोई गैस आई, अभी मुज़ाकरात हो रहे थे और प्रीएम्प्टिव स्टे ऑर्डर दे दिया गया और $2 अरब खा गए, मुल्क मकरूज, नस्लें बर्बाद कर दी पीपल्स पार्टी ने। ये जब सुप्रीम कोर्ट कह रही हो, और एक चैनल जो उस वक्त बहुत बड़ा था, बाकी चैनल नए नए थे, और जिधर वो मुंह करता था उधर बाकी चैनल भी उसके इंप्रेशन में आ जाते थे, वो उस रुख पे चल पड़े, तो फिर क्या कहा जा सकता है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और वो भी इत्तेफाक से उस तहरीक के नतीजे में अवामी हीरो का रूप इख्तियार कर गया था, उनके मुंह से निकली हुई बातें, अदालत में की गई बातें हमें डिमोलिश करने के लिए ये अपोजिशन काफी नहीं थी। ये क्या चीज थे? ना इनको हम कल कोई समझते थे, ना आज। हमारे खिलाफ जो परसेप्शन बिल्ड हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की और एक मीडिया हाउस या कुछ चंद मीडिया हाउसेज ने जो एक नक्सस के तौर पे काम किया, उसमें यकीनन मियां साहब और उनकी दौलत ने भी बड़ा रोल प्ले किया। बरेलवी साहब, अगर आपने कोई सवाल करना है कल के हवाले से कायरा साहब से, प्लीज। कायरा साहब ने बड़े भरपूर तरीके से अपने जो केस रखा है, और जो कायरा साहब कह रहे हैं, और मेरे ख्याल जो मैंने पहले भी कहा था, मुबशिर के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक नया ना सिर्फ ब्लड लाए हैं यूथ को और यंग हैं, बल्कि बहुत एक एग्रेसिव लाइन की है, और उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक ऐसा स्टेज सजा दिया है कि अब हमें ये देखना है कि आसिफ जरदारी साहब जब कल आते हैं और हमें इल्म है कि 3 बजे पहुंच भी जाएंगे, एक बहुत बड़ी रैली से खिताब करेंगे, उसके बाद वो शायद हेलीकॉप्टर से बिलावल हाउस जाएं, फिर पार्टी रहनुमाओं से मिलकर बाद में ब्रीफिंग करेंगे। तो ये देखना यह है कि जरदारी साहब जो पार्टी का इस वक्त अपोजिशन का एग्रेसिव मूड बन गया है, उसको ही लेके आगे चलेंगे, या आमतौर पर लोग कहते हैं कि ज़रा वज़ेदार आदमी है, एहतियात से काम लेते हैं, जो नौजवान बिलावल भुट्टो ने नहीं लिया था। कायरा साहब, मैं अगर मुझे इजाज़त दें, मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि इमरान खान पर हमेशा से ये इल्ज़ाम लगा सियासी जमातों की तरफ से कि वो सोलो फ्लाइट करते हैं, और अभी जो एक परसेप्शन है इस वक्त कि अगर पीपल्स पार्टी और PTI मिल जाएं तो पनामा पे वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कर सकते हैं। कौमी असम्बली में हमने ये देखा, लेकिन आपने जो गुफ्तगू की जिसमें आप से भी, आपके लहजे से ऐसा लगा कि आप भी कोई बहुत ज्यादा जुस्तजू करते हुए नजर नहीं आ रहा है कोई अपोजिशन अलायंस बनाने में। आप भी यही बात कर रहे हैं कि बिलावल के मुतालबात हैं, अगर किसी ने हमारे साथ आना है तो आके मिल जाए। कोई बिल्कुल एक वैसा ही रवैया मुझे नजर आ रहा है सियासी तौर पे। आप भी कोई एक बड़ा अपोजिशन अलायंस जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह खान होते थे, या जैसे जरदारी साहब की अपनी शख्सियत है, बिकॉज आफ्टर नवाबजादा वो एक बड़े बड़े अलायंस पुटअप करने में कामयाब हुए, कुछ वैसा ही रवैया नजर नहीं आता पीपल्स पार्टी का? शमी साहब, जहां तक हमारा मौजूदा एहतजाज है या मौजूदा रास्ता है, वो है पार्लिमान के अंदर अपने बिल को परसू करने का। पार्लिमान के अंदर क्या वो बिल सारी जमातों का साइंड नहीं है जिसको हम परसू कर रहे हैं? और वहां पे भी हमारी कोशिश है कि हम सारी जमातों को इकट्ठा लेके आगे बढ़े। अब कौमी असेंबली में भी ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। रही बात कि हम उससे आगे अगर एहतजाज की तरफ जाते हैं, तो मैंने पहले गुजारिश की कि हमने पनामा पेपर्स इशू पे सबसे पहले अपोजिशन को इकट्ठा किया। अब अगर 4 पॉइंट्स पे गवर्नमेंट हमारा नुक्ता नजर नहीं मानती तो यकीनन पीपल्स पार्टी अपोजिशन की जमातों को कंसल्ट करेगी। लेकिन कायरा साहब, जो इस वक्त जो कौमी असेंबली में जो आप बिल ले जाना चाह रहे हैं, अगर सारी जमातें मिल भी जाए तो भी बिल तो पास नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास अक्सरियत है, तो इसका प्रैक्टिकली तो कोई इसका इम्कान नहीं है पास होने का। मुझे 1 मिनट दीजिए। मैंने गुजारिश ये की कि इससे पहले भी हम सबको साथ लेके चले, अगर वो वक्त आया तो हम सारी जमातों को साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। और ये नहीं करेंगे जिस तरह खान साहब ने किया कि जलसे में खड़े होकर कहा भाई किसी ने आना है तो आ जाओ।
ये नहीं करेंगे, हम कंसल्ट करेंगे, हम उनसे मुशावरत करेंगे। रही बात कौमी असम्बली में हमारा बिल जो है वो पास नहीं होने का इम्कान, हाँ बिल्कुल दुरुस्त बात आप कह रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत को ये भी तो कह रहे हैं ना कि अगर आप हमारा बिल पास नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ एहतजाज में जाएंगे, इसका मतलब आप गिल्टी हैं। सो हमने गवर्नमेंट को एक रास्ता भी दिया है और बिल्कुल चैलेंज भी दिया है साथ। लेकिन खैरा साहब लगता ये है कि पीपल्स पार्टी एक अंदरूनी इंतशार का शिकार है, क्योंकि आप लोग चौधरी निसार साहब के खिलाफ तो सारे इकट्ठे हैं, लेकिन डॉक्टर आसिम के हक में पूरी पार्टी इकट्ठी नहीं है, और डॉक्टर आसिम जो है वो नाहक 15 महीने से जेल में एड़ियां रगड़ रहे हैं। डॉक्टर मुबशर साहब देखिए, डॉक्टर आसिम का बेचारे का तो केस ये है कि डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया दहशतगर्दों की इमदाद, पहले दहशतगर्दी में, फिर दहशतगर्दों की इमदाद में, फिर उनका इलाज करने में। जब कुछ नहीं बन पड़ा, उस केस के अंदर तो जमानत हो गई क्योंकि उस केस में जान कोई नहीं थी, फिर उनके ऊपर एक केसेस बनाए गए, पहले चंद अरब के, फिर 100 अरब के, फिर 200 अरब के, फिर कुछ 900 अरब के। तो ये तो ऐसा एक कहानी है कि 900 अरब तो शायद डॉक्टर आसिम की जिस वजारत के अंदर वो एडवाइजर रहे उसका 3 साल का जो एडवाइजर रहे उसका 3 साल का बजट 900 अरब का ना हो। वो तो एक प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बना के ना जी, मेरा ख्याल है कि अगर ये गैस इधर दी जाती और ये काम इस तरह किया जाता तो इससे इतने पैसे आ सकते थे। यानी इस मफरूजे के ऊपर बातें करके डॉक्टर पे केस बनाया गया, जो अगर केस जब सुना गया, अभी तो सुना नहीं जा रहा ना, जब सुना गया तो इस केस में से कुछ नहीं निकलना, डॉक्टर आसिम ने इस केस में बरी होना है, बल्कि ऐसे केस के अंदर तो कोई गुनाहगार भी हो तो बरी हो जाता है। आपने लेकिन उनके लिए कोई एहतजाज नहीं किया कहीं पे? देखिए, हम डॉक्टर आसिम के ऊपर बिल्कुल ये बात हम असम्बलियों में भी कह रहे हैं, बाहर भी कह रहे हैं, एहतजाज का रंग बुनियादी तौर पे हमने चौधरी निसार के खिलाफ भी एहतजाज उस तरह नहीं किया, क्योंकि चौधरी निसार इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं और उनके जो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद न करने की वजूहत हैं, दहशतगर्दों के या दहशतगर्द तंजीमों के लिए उनके दिल में जो जज्बात और मोहब्बतें हैं, उसके खिलाफ बहरहाल पीपल्स पार्टी ने एहतजाज असम्बली में यही किया कि हमने उनसे रेजिग्नेशन डिमांड किया है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ पीपल्स पार्टी का मुतालबा दुरुस्त है। लेकिन एक आप समझते हैं कि थोड़ा सा आप लोग ज्यादती कर रहे हैं चौधरी निसार के साथ भी, कि अगर मौलाना लुधियानवी साहब को मिलने पे आप लोग उंगलियां उठा रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं, तो उनका नाम 4 शेड्यूल में ज़रूर है, लेकिन मौलाना लुधियानवी साहब जो हैं वो दिफा काउंसिल के भी तो मेंबर हैं और वो उस हैसियत में उनको मिले हैं, क्या वो इनकार कर देते? देखिए मुबशर लुकमान साहब, इशू ये है कि ये बात चौधरी निसार साहब पहले दिन कह देते ना कि भाई हाँ मैं मिला हूँ, मेरे पास एक डेलीगेशन आया था, मैंने तो हुकूमतें जो होती हैं वो दहशतगर्दों से मुलाकातें नहीं करती रही, बिल्कुल होते रहे, डायलॉग होते रहे, हमारे दौर में भी होते रहे। क्या बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ मुलाकातें नहीं की जाती या उनके साथ डायलॉग नहीं होते? ये बात नहीं है। सवाल ये है कि झूठ क्यों बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार साहब का कंडक्ट जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत उस पर सवालिया निशान है। पहले उस पर जनरल राहील शरीफ ने बार बार कहा कि वो नेशनल एक्शन प्लान के सिविलियन पोर्शन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, मिलिट्री साइड पे तो हो रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इंडोर्स कर दी बात कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि सिविल साइड से सेटिस्फैक्टरीली काम नहीं हो रहा। अब उस पर जो है जस्टिस सीसा, उन्होंने इस पर अपनी राय दे दी, उस पर इंडोर्स कर दिया उसको, जिसपे वो आजकल जेर अताब भी है और पता नहीं उनके साथ क्या क्या सलूक किया जाए। अब इस पे हम अगर चौधरी निसार साहब को कुछ ना कहें तो क्या करें? राइट, ठीक है कारी साहब, थैंक यू वेरी मच, और कल के लिए बहुत विश यू बेस्ट ऑफ लक, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आप लोगों के लिए कल। मुजाहिद बरेली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इब्राहिम साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बात मैं चलते चलते ज़रूर कहूँगा, जो समी इब्राहिम साहब ने कही थी नवाब नसरुल्लाह खान के मुतल्लिक, जो आजकल के यूथ को नहीं पता, नवाब नसरुल्लाह खान जो थे उनका हर अलायंस बड़ा कामयाब होता था, बेइंतहाई कामयाब होता था, और गालिबन उसकी एक वजह यह है कि नवाबजादा साहब खुद प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ओहदेदार नहीं थे, वो उस ओहदे के यानी मुतमन्नी नहीं थे। लेकिन आज जितनी भी जमातें हैं उनका हर लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाहिशमंद है, तो उनका अलायंस दूसरी जमात के साथ ज़्यादा देर नहीं चलता। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।